हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स। और हमारी सीरीज जो चल रही है वो स्पेशली चल रही है 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मॉडिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वाले चैप्टर में से आपका कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, मतलब आपको पूरा का पूरा पोर्शन ही पढ़ना है। जिन चैप्टर में से जो भी पोर्शन रिमूव हुआ रहता है वो हम आपको मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको वहाँ से पता होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी चैप्टर के नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिए और उसको शॉर्ट नोट्स करके अपनी कॉपी में भी बनाकर ज़रूर रख लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन के लिए आपको काम आए। सबसे पहले जानते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल इज़ अ टैबुलर मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स इन सच ए वे। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो टोटल है आपके 118। इतने एलिमेंट है जो है अब तक साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। तो इनको एक टैबुलर फॉर्म में सेट कर देना, सो दैट कि जितने भी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेम वर्टिकल कॉलम या फिर सेम ग्रुप में रखना। तो इन सारी चीज़ों का जो सेटअप होता है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। अब डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल एकदम से किसी एक साइंटिस्ट ने तो नहीं बनाया, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश करी, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके जो थोड़े लॉ इफ़ेक्टिव लगे, बाकी रोल तो बहुत सारे साइंटिस्ट का होगा कि पहले तो सबका एलिमेंट का ढूंढना, उसके बाद उसको किस तरीके से सेट करना, सारी की सारी चीज़ें। बट आप यहाँ पे पढ़ोगे डोबेराइनर का ट्रायड, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स, इसके अलावा मेंडली पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। ये चारों साइंटिस्ट को लेकर हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो फर्स्टली जो अर्लियर अटैम्प्ट किया था वो किया था डोबेराइनर ने। तो इन्होंने क्या बोला था, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने कहा कि जब आप क्या करो, एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सेट करोगे, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, तो जो का ना 3 एलिमेंट का ग्रुप बनेगा जिसको हम क्या नाम दिया उन्होंने, ट्रायड, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। और वहाँ पर क्या होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम टू सेम होगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एटॉमिक मास जो होगा मिडिल वाले एलिमेंट का वो हमेशा क्या होगा, रफली एवरेज होगा एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जैसे एक उनका ग्रुप था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो अगर इन दोनों को ऐड करके अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, तो वो लगभग एवरेज किसका आ जाएगा, मिडिल वाले का। तो ये बोला था डोबेराइनर ने। और यहाँ पर जो इनके 3 ट्रायड है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, अब स्पेशली जब MCQ में क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से डोबेराइनर का ट्रायड नहीं है, तो 3 ग्रुप आपको ये दे देंगे और एक कुछ अलग दे देंगे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि डोबेराइनर ने कौन कौन से ट्रायड्स ढूंढे थे। तो वो आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फर्स्ट वाला, सेकेंड इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड थर्ड इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पर एटॉमिक मास निकाल कर इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट दोनों का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो लगभग क्या होता है, वो आपका मिडिल वाले का निकल जाता है। लेकिन जो डोबेराइनर ने कोशिश करी उसमें के अंदर आ गई कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां, जिसकी वजह से जो है ये फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे थे लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए, जो कि उनके जो भी उनका प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई कर रहा था। इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। इवन मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स वो जानते थे तब तक भी, तो उसको भी वो अरेंज करने में फेल हो गए। इवन मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी बट स्टिल वो उसको नहीं सेट कर पाए। तो ये जो है 1-2 लिमिटेशन आपको याद रखना है, बाकी इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट जो है न्यूलैंड्स, जिन्होंने लॉ ऑफ दिया ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स का जो था उनके अकॉर्डिंग ये बात थी, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जो है इन्होंने भी बेस जो है एटॉमिक मास को ही लिया था। चाहे हम बात करें जो आपका न्यूलैंड ऑक्टिव है या डोबेराइनर है या फिर जो अभी मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के तीनों एटॉमिक मास को ही लेकर इन्होंने स्टडी किया था और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बेस माना था और उसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी वजह से जो है थोड़े से जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। The physical and chemical properties of every 8th element are the repetition of the properties of the first element। न्यूलैंड ने क्या कहा कि जब आप क्या करोगे, एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उस पर रखोगे, तो जो पहला वाला एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो 7th वाले से क्या होगी, मैच होगी, वो रिपीटेशन होगी प्रॉपर्टीज़। और उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया था, म्यूज़िक वाले से, जो सारे गामा पाधा निशा करके जो होता है उससे उन्होंने जो है इस चीज़ को कंपेयर किया था। लेकिन उसके अंदर भी जो है लिमिटेशंस आ गई थी। सबसे पहले लिमिटेशन, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। जो उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया। सेकेंड पॉइंट इज न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। कई बार उन्होंने क्या किया,
एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को सेट कर दिया था। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक ही स्लॉट में उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को रख रखा है। हालांकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच होती है और इसको लेकर काफ़ी मतलब बहुत टाइम तक इशू चलते रहे, बट स्टिल जो है बाद में इन चीज़ों को अलग किया गया। बट यहाँ पर ये इनके लिए कमी थी क्योंकि इन्होंने दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में सेट कर दिया जबकि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकेल विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन सब के साथ सेट किया गया और मतलब इन सब के सीरीज़ के साथ रख दिया गया, जो कि मतलब सही नहीं था, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच नहीं हो रहे थे। तो इनके साथ ही दो कमी, एक तो है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ मतलब कि अलग अलग मतलब जो भी अलग अलग एलिमेंट थे प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग थी, स्टिल उन्होंने सेम स्लॉट में रख दिया। और कई बार उन्होंने क्या किया, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को रख दिए, तो यहाँ से ये लिमिटेशन निकल कर आ गए। इसके अलावा न्यूलैंड ने एक और बहुत ही बड़ी कमिटमेंट कर दी कि अब तक जो नेचर में है ना 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं और कोई भी एलिमेंट बाद में नहीं डिस्कवर किया जाएगा। तो ये भी एक इनकी लिमिटेशन के रूप में निकल कर आती है। उसके बाद जो है मेंडलीव आए जिन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी और इसी के बेसिस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो इन्होंने क्या कहा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर एट रेगुलर इंटरवल। इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट को जब आप अरेंज करते हो एटॉमिक मास में तो जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ निकल कर आती है एक रेगुलर इंटरवल पे। इन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि 8वें के बाद या जो भी, पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और उन्होंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके अकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने भी किसको बेस मान लिया, एटॉमिक जो है मासेस को इन्होंने उसका बेस मान लिया। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ रहे कि मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है किस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उन्होंने सब कुछ सेट किया था, जिसके अंदर 6 तो पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल रो थे और 8 उसमें ग्रुप्स थे, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आपका 8 and 18 हो गया था। अब नेक्स्ट है आपका मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब तक उन दोनों का हमने क्या देखा था, सिर्फ लिमिटेशन, क्योंकि मेरिट्स कुछ ज़्यादा उसमें खास निकल कर आए नहीं थे। लेकिन मेंडलीव के आप मेरिट्स भी पढ़ोगे, साथ में लिमिटेशन भी पढ़ोगे और इम्पॉर्टेंट भी है साथ के साथ। तो सबसे पहली बात पढ़ते हैं, मेंडलीव लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल। जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो ऐसा नहीं किया न्यूलैंड्स की तरह कि हाँ जी अब तो इतने एलिमेंट ढूंढे जा चुके अब ना ढूंढा जाएगा, इस तरीके से नहीं किया। उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दिया जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि बाद में जो है एलिमेंट ये ढूंढे जाएंगे। जैसे कि बोरोन के पास उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया था वहीं पे, तो उसका नाम उन्होंने उस टाइम पे क्या दे दिया, एका बोरोन। लेकिन बाद में जब उसको खोजा गया तो उसका नाम स्कैंडियम था। उस तरीके से एका एल्यूमिनियम, गैलियम और इसके अलावा एका सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसको लेकर भी पूछ लेते हैं आपसे कि जो एका बोरोन का अब जो है नया नाम क्या है, तो स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम आपका गैलियम, एका सिलिकॉन आपका जर्मेनियम। इसको याद रखना है आपको। साथ में जो दूसरी बात, मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने क्या, इन्होंने पहले ही प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था। जो एलिमेंट इन्होंने ढूंढे भी नहीं थे, जो मतलब उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुआ था, उसके बारे में भी पहले से ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब प्रेडिक्ट कर लिया गया था और उसकी पोजीशन को भी यहाँ तक कि उन्होंने पता कर लिया था कि ये यहाँ पे सेट होगा। और इसी वजह से उन्होंने जो है बहुत सारी गैप्स जो है उसमें छोड़ दिए थे। नेक्स्ट नोबल गैस could accommodate in Mendeleev periodic table without disturbing the periodic table after discovery। इसके अलावा जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया, जो कि नोबल गैसेस को डिस्कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि किसी के साथ जो है रिएक्ट करते नहीं है, तो इसको काफ़ी बाद में ढूंढा गया। लेकिन स्टिल जब भी इसे फाइंड आउट किया गया उसको ईजिली मेंडली पीरियोडिक टेबल में मतलब कि बिना डिस्टर्ब किए उसे सेट किया जा सकता था। तो ये जो है 3 मेरिट्स थे मॉडर्न मतलब मेंडली पीरियोडिक टेबल के। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी आप देख लीजिए। जो हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं मिला था मेंडली पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन चलता रहता है कि इसको मेटल की साइड रखे, नॉन मेटल साइड, क्योंकि कभी कभी वो मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। इसलिए हाइड्रोजन को लेकर तो इशूज़ अभी भी है ही, कम्प्लीटली तरीके से सॉल्व हुआ नहीं है। बट स्टिल लिमिटेशन अगर देखें मेंडली में भी, तो यहाँ पर भी इन्होंने हाइड्रोजन को सही से पोजीशन नहीं दे पाए थे। इसके अलावा आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं मिला था, लाइक जो क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, तो उसको लेकर जो है उस टाइम पे ये सारी चीज़ उन्होंने सेट नहीं किया था। इसके अलावा पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मासेस बिफोर विद हायर एटम, 1-2 एलिमेंट के साथ ऊपर नीचे भी कर दिया गया था, जैसे निकेल को कोबाल्ट के पहले रख दिया गया, जो कि मतलब गलत था। जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो उन सारी चीज़ों को जब इन्होंने एटॉमिक नंबर से सेट किया तब सारी चीज़ें जो है क्लियर होकर आ गई।
अब ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मोज़ले ने कोशिश करी कि अब हम एलिमेंट को किस तरीके से सेट करके देखें, एटॉमिक नंबर की तरफ से सेट करें। और एटॉमिक नंबर को ही उन्होंने क्या माना कि ये ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी अगर हम इसको कंपेयर करें एटॉमिक मास में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है वो क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसके एटॉमिक नंबर के। जबकि यही मेंडलीव ने इसकी जगह क्या बोल दिया था, एटॉमिक मास। अगर शायद उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया होता तो शायद वही सक्सेसफुल हो जाते, बट स्टिल जो है हेनरी मोज़ले ने इस चीज़ को देखा और बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जिसके अंदर 18 तो वर्टिकल कॉलम है जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है एटॉमिक वैसे नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी कोई भी आपका एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग इन सब का भी चक्कर चलता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है, इसलिए उसके साथ हम लेकर चलते हैं। अब उसके बाद आपको जो है ट्रेंड्स को लेकर आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मतलब ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन वो ना दे। इसलिए ट्रेंड्स को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट करना है। पीरियोडिक टेबल को आपको कम से कम ना आपको एलिमेंट 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में है, कौन सी पीरियड में है, ताकि जो है वैसे आप जब धीरे धीरे लर्न करोगे, क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, तो आपको अपने आप से ही जो वो सारी चीज़ों पे कमांड हो जाएंगी। सबसे पहला जो ट्रेंड की बात करते हैं वैलेंसी को लेकर। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जजमेंट करते हैं। और जो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग, कोई भी एलिमेंट की जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उससे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। लाइक अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम आपका एटॉमिक नंबर 11 पे है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इसके शेल कंप्लीट है। जो थर्ड शेल है उसके पास कितना जो आपका इलेक्ट्रॉन बच गया, ओनली 1। तो ये जो आपका है ना, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी वैलेंसी भी है। जब आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक रहता है तब तो उसकी वैलेंसी आपकी वही हो जाएगी। लेकिन अगर वो 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर वो क्या करता है, मतलब कि अपने जो भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको अब वो लूज़ नहीं कर सकता। जैसे आपके पास क्लोरीन का एग्जांपल होता है, इसका होता है 287, इसको ओनली 1 की ज़रूरत चाहिए, तो ये 1 किसी न किसी से लेगा, ऐसा नहीं कि 7 किसी को दे देगा। इसलिए जो वैलेंसी होता है वो आपका 0 से लेकर 4 तक ही हो सकता है। अगर उसके पास 7 है तो उसको 1 चाहिए, तो 1 वो क्या करेगा, किसी से लेगा। ये आप मेटल और नॉन मेटल में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जबकि नॉन मेटल उससे क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब उसके बाद वैलेंसी के बारे में बात करें तो जब पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होते हैं, यही मेन इश्यूज़ है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पर वैलेंसी शुरू में क्या होगी, फर्स्ट 1 to 4 पहले तो इंक्रीज़ होगी और उसके बाद डिक्रीज़ होकर कहाँ पर चली जाएगी, 0। और जो 0 वैलेंसी किसकी होती है, नोबल गैसेस की। तो आपको याद रखना है कि वैलेंसी के साथ क्या होगा, जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद फिर से वो डिक्रीज़ होकर 0 तक हो जाएगा। मतलब पहले 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 3 2 1 एंड 0। तो इस तरीके से वैलेंसी होती है। इसके अलावा जो ग्रुप्स में हम बात करें तो ग्रुप्स में आप क्या करोगे, टॉप टू बॉटम जाओगे। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैलेंसी हमेशा क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका जो सेम ग्रुप में आप देखोगे तो वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो लिथियम और सोडियम का, तो लिथियम आपका 3 पे है, सोडियम आपका 11 पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 1, और इसका हो जाएगा 2 8 और 1। तो जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस वजह से जो अगर आप सेम ग्रुप में चलोगे ना तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो आपको याद रखना है कि पीरियड में तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वैलेंसी पहले बढ़ता है, फिर घट के 0 हो जाता है। लेकिन ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो वैलेंसी हमेशा कैसा होता है, सेम ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक साइज को लेकर। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो रेडियस होता है उसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं, और ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक साइज कहते हैं। पीरियड में देखें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। इस वजह से जो है जब आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो उस पर जो चार्ज है वो बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ने की वजह से
एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ को भी याद रखना है, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेस इन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट। कोई भी अगर आपका पीरियड है तो सबसे ज़्यादा जो है ना एटॉमिक साइज किसके होंगे, नोबल गैसेस के होंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहता है, उनकी वैलेंसी जीरो होती है, कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रुप में जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जब आप पीरियड में जा रहे हो तो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप ग्रुप में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें न्यू शेल्स जो है हमेशा ऐड होते जाते रहते हैं जब आप ग्रुप के नीचे नीचे जाओगे। तो इस वजह से जो है इसका साइज भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम के पास ऐसी टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसी को तो हम मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी यही है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जब आप पीरियड में चलोगे, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप चल रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको भी पता है आपके पीरियोडिक टेबल में इस साइड मेटल है, इस साइड नॉन मेटल है, इस साइड बीच में जिगजैग करके जो लाइन है वो मेटलॉइड की है। तो आप जब इधर से आप इधर जा रहे हो तो ऑफकोर्स मेटेलिक कैरेक्टर तो आपका डिक्रीज ही हो रहा है ना, क्योंकि आप मेटल से किधर जा रहे हो, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी टेंडेंसी जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर है लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो वो डिक्रीज होगा। वही अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो एटॉमिक साइज बढ़ता रहेगा तो उसकी जो टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट उसका जस्ट अपोजिट है आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर, उसी के जस्ट अपोजिट आपको याद कर लेना है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये टेंडेंसी होती है जिसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉन मेटल के हैं। अब आप क्या करें, यहाँ मेटल है आपका, नॉन मेटल है, बीच का जो भी लाइन है आपका जिगजैग मेटलॉइड है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टेंडेंसी जो है गेन इलेक्ट्रॉन करने की वो बढ़ती चली जाती है। उस तरीके से ग्रुप में अगर आप बढ़ो और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, और जब आप लेकिन टॉप से बॉटम में आओगे तो आपके जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इतना सही आपका ये चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें से आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से पीरियोडिक टेबल को देखकर आपको टॉप 30 एलिमेंट जो है नंबर वाइज आपको याद कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है इस वाले ग्रुप में, इस वाले पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप बताओ कि इसका नाम क्या है, ये किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा क्या नहीं किया। तो इस तरीके से आपको कनेक्टेड के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।